जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल AG स्टडी 7 पे। आज मैं आपको हिंदी के 8 नंबर पक्का करवाने वाला हूँ। क्लास 10th हिंदी का पेपर है 16 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस बार ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। किसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समास है, छंद है, अलंकार है, पर्यायवाची। दोस्तों, ये आपको तैयार में इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास जो हाई स्कूल में हैं, 10th की परीक्षा देने जा रहे हों। आपका इसी वीडियो में समास, छंद, अलंकार, पर्यायवाची तैयार करवाने की गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों, पहले देखते हैं समास। दोस्तों, समास दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। दोस्तों, ये 2 नंबर का आता है हर बार आपका। तो दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना अब हमको कितना है? सिर्फ हमको पढ़ना है 2 प्रकार का। तो दोस्तों, पहला कौन सा है? द्विगु समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में संख्यात्मक गिनती बताने वाला हो तथा समूह का बोध कराए द्विगु समास कहलाते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण इसका क्या है? त्रिलोक, जिसमें गिनती हो। यहाँ आपको देखो परिभाषा में दे रखा है गिनती बताने वाला हो। देखो, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, 2 पहाड़ों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। आपका द्विगु समास है, आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। द्विगु समास है जिस समास में संख्यात्मक गिनती बताने वाला हो तथा समूह का बोध कराए, द्विगु समास कहलाते हैं। दोस्तों, आपका ये कंफर्म हो गया। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद सामान्य हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। देखो दोस्तों, में होता है द्वंद्व में 2 शब्दों का मेल होता है। इन दोनों शब्दों के बीच और शब्द का लोप होता है। दोस्तों, किसका लोप होता है? और शब्द, इनके बीच और होता है। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर है हार जीत। ये दोस्तों है, ये और है, और का लोप है। तो दोस्तों, हार जीत, इसका होगा हार और जीत। अन्न और जल। दोस्तों, भाई और बहन। दोस्तों, मैंने ये रात में लिखा था तो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ऊपर का नीचे कर दिया था, सॉरी। तो दोस्तों, इसका होगा हानि और लाभ। दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे मैंने भी वो क्वेश्चन लिख रखे हैं, वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। तो अगला आप देखते हैं। अब हमारा समास हो चुका है, अब हम छंद की बारी है। तो छंद की बात करते हैं। दोस्तों, छंद हमको पढ़ना है कौन कौन सा? रोला छंद और सोरठा छंद हमको पढ़ना है। तो दोस्तों, जो रोला छंद की परिभाषा होती है वो होती है रोला सामात्रिक छंद है। इसके 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है हमको। इसके 8 चरण होते हैं। देखो, एक चरण यहाँ तक जहाँ तक कोमा है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा जहाँ तक ये कोमा है, चौथा ये, ऐसे ही 8 चरण हमको दिया है। तो देखते हैं उदाहरण। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की शशि उसावत। तो दोस्तों, ये आपका उदाहरण दे रखा है। इसमें दे रखा है रोला सामात्रिक छंद है। इसके 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखो,
ये का है, तो दोस्तों इसमें सामात्रिक है। जो बड़ा आ की होगा, बड़ा आ का डंडा होगा, उसमें दोस्तों देखो इसको कहते हैं लघु, इसको कहते हैं गुरु। जो बड़ा की मात्रा होगी, जितनी भी बड़ी आ की मात्रा होंगी, बड़ा आ होंगी मात्रा या बड़ी ई, उसमें आपका लघु लगेगा, लघु लगेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कॉमा है, 11 मात्राएं, और इधर है 13। इसी तरीके से आपका ये सॉल्व होगा। तो अगला देखो 16 छंद में होती हैं 24 मात्राएं चरण में, दोनों को मिलाकर। अगला है सोलठा। सोलठा है सोलठा दोहे का उल्टा होता है। सोलठा में 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। तो दोस्तों इसका उदाहरण है, रहीमन हमें न सुहाय, अमी पियावत मनु बिनु, जो विष देहि प्रियाय, प्रेम सहित मरबो भलो। तो दोस्तों इसके जो प्रथम और तीसरे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक ये चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों ये आपका कंफर्म है। मैंने आपको बताया है जो बड़ा आ का है, बड़ा आ उसमें लघु लगेगा, और जो बड़ी ई है उसमें लघु लगेगा। और जो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और देखो ये है लघु, ये लघु, और ये कहलाता है गुरु, ये जो है। तो दोस्तों आपको कंफर्म हो गया। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों आपका अलंकार है। देखो दोस्तों आपको अलंकार 3, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ना है। तो दोस्तों पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के सामान्य गुण धर्म के साथ पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो दोस्तों यहाँ तुलना की गई है राधा के चरण की गुलाब से। तो दोस्तों यहाँ उपमा अलंकार है। इसकी वो देखते हैं स्पष्टीकरण। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ की तुलना की जाए, समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों उपमा अलंकार को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट दो उसके भाग पढ़ाने वाले हैं। उपमेय और उपमान आपको पढ़ाएंगे। उपमेय होता है जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, वह उपमेय प्रस्तुत होता है। ऊपर राधा के चरण उपमेय हैं। और उपमान दोस्तों होता है जिस वस्तु से समानता की जाती है, वहाँ उपमान प्रस्तुत कहलाती है। ऊपर गुलाब उपमान है। तो दोस्तों आप समझ गए हैं। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत, ये कटा है दोस्तों, रात में लिखा तो गलत हो गया, और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। देखो चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा।
अगला है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी दोस्तों परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जानहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। दोस्तों ये आपके वाचक शब्द हैं। उदाहरण है सोहत ओढ़े पिटु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर अपतु पर्यो प्रभात। तो दोस्तों मनो आपका वाचक शब्द है, मनो। स्पष्टीकरण है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान प्रस्तुत की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दोस्तों अगर अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसमें आप बताना, मैं आगे वो क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों लास्ट है अपना पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची आपने तो ही पढ़ा ही होगा, कन्फर्म ही। दोस्तों पर्यायवाची की जो परिभाषा है वो है एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है। उदाहरण है अश्व, है और तुरंग तीनों घोड़े के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों आपको पर्यायवाची भी समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और आपको आंसर देना है। दोस्तों इस बार यूपी बोर्ड के सन 2023 में जो परीक्षा होंगी उसमें आपके समास, छंद, अलंकार, पर्यायवाची ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे दोस्तों ये सब। तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, धाये धाम काम ग्रह त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी में अलंकार है। दोस्तों मैंने अभी ही पढ़ाया था कि जहाँ मनहु मानो, जानहु जानो वाचक शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखते हैं विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं। पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उपमान, चौथा है अनुप्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखते हैं। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि चरण कमल जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आपका रूपक अलंकार राइट है। आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सही से तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे में कुल मात्राएं हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा आ या बड़ी ई आपकी गुर होती है और सब लघु। तो दोस्तों इसमें आपका पहला विकल्प दिया है 13 मात्राएं, दूसरा 20 मात्राएं, तीसरा 11 मात्राएं, चौथा 24 मात्राएं। तो दोस्तों इसमें कितने चरण आपको दे रखे, 1 2 3 4। तो दोस्तों इसमें 24 मात्राएं आपका राइट है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पाप पुण्य में समास है। दोस्तों पाप पुण्य में समास है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें है द्वंद्व समास। दोस्तों द्विगु समास में मैंने अभी पीछे ही बताया था, द्विगु समास में गिनती आती है और द्वंद्व समास में समानता शब्दों के बीच होती है। तो दोस्तों ये आपका द्वंद्व समास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य जल में समास है। दोस्तों जिस तरह से पाप पुण्य समानता है इस तरह से अन्य जल भी समानता प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका द्वंद्व समास आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का। तो दोस्तों अभी हमने पीछे ही बताया था। तो इसका पहला विकल्प है तुरंग, दूसरा है केसी, तीसरा है कुंजर, चौथा है सरंग। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है तुरंग।
अशोका पर्यायवाची है। तो दोस्तों हमने आपके 8 नंबर बहुविकल्पी तैयार करवाए हैं। यूपी बोर्ड में इस बार आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो बिना आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फटाफट से समझ के कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।